तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिमझिम बुक का नन्हे फनकार। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है केशव से। केशव 10 साल का है और वो अपने माता पिता के साथ कहाँ पर आया है, वो अभी आगरा आया हुआ है। तो वो अपने पिता की तरह ही पत्थरों पर छैनी हथौड़ी से नक्काशी का काम करता है। दरअसल ये जो केशव है ये काम सीख रहा था, अभी इसको अच्छे से नहीं आता ये काम। जो उसके पिता थे वो एक बार करके दिखा देते थे उसे, तो वो उसको सीखने की कोशिश करता था। सीधी जो लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन थे वो बना सकता था अब, पर उसे घंटियां बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था, उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो अपने पिता की तरह बरकी जालियां, महीन नफीस बैल बूटे, कमाल के फूल और लहराते हुए सांप, इसी के साथ साथ इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। मतलब कि इन सब डिज़ाइनों को उकेरना मतलब कि बना पाएगा, पत्थर पर बना पाएगा सिंपली। केशव जो था, केशव के जन्म से पहले ही उसके माता पिता कहाँ पर रहते थे? गुजरात में। तो उसके पैदा होने से पहले उसके माता पिता गुजरात में रहते थे और वो आगरा आ गए थे। आगरा में आकर बस गए थे क्योंकि बादशाह अकबर जो थे वो उस समय आगरा का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं पर काम भी मिल गया था। मतलब वो किला बनवा रहे थे तो उन्हें पत्थरों से अलग अलग डिज़ाइन बनवाने होते थे बादशाह अकबर को। तो केशव के पिता तो थे ही पत्थरों से डिज़ाइन बनाने में एक्सपर्ट, तो वो यही काम करा करते थे। जो केशव थे, केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ पर आ गए थे? सीकरी में आ गए थे। अब ये सीकरी कौन सी जगह है? अगर आप कभी आगरा वाले फोर्ट में गए होगे या फिर आप कभी ताजमहल गए होगे तो आपने वहाँ पर ज़रूर नाम सुना होगा फतेहपुर सीकरी का। तो एक वहाँ पर भी फोर्ट है बहुत बड़ा। अब वहाँ पर क्यों फोर्ट है, कैसा फोर्ट है, ये आप जब आगरा जाओगे तब आपको ज़रूर पता चलेगा वहाँ के बारे में। तो एक दिन जब वो अपने काम में लगा था तो एक आदमी उसके पास आके खड़ा हो जाता है और वो वास्तव में बादशाह अकबर थे। उसके पास आकर खड़े हो गए वो, ठीक है। और केशव को पता नहीं था कि आखिर ये आदमी कौन है। तो वो केशव के द्वारा बनाई हुई घंटियों को देखने लगे और उनकी बढ़ाई करने लगे। बोले, अरे वाह, बहुत अच्छी घंटियाँ बनाई हैं। उनके जो कपड़े थे वो ऐसे थे कि उन्होंने सफ़ेद अंगरखा पहना हुआ था और एक पजामा पहना हुआ था। अंगरखा कैसा होता है? जैसे हमारा कुर्ता होता है, इसी टाइप का होता है। तो उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी, ये बताया गया है। उनके लंबे बाल थे और गहरे लाल रंग की उन्होंने क्या पहनी हुई थी? उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी जिसे अच्छी तरह से ढका हुआ था कि ये कुछ भी दिखे ना। केशव जो था, केशव पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब केशव को विश्वास था ये कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो उनके क्या करने लग गया, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करने लग गया। तभी अचानक से पहरेदार आता है और वो केशव को आकर सावधान करता है कि ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ये बादशाह अकबर हैं, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और अच्छी तरीके से खड़े होकर बात करो बादशाह अकबर से। केशव अब हक्का बक्का रह जाता है, उसे डर लगता है, अरे ये तो महान बादशाह अकबर हैं। तो केशव क्या करता है, बदहवासी में छेनी उसके हाथ से ही छूटकर नीचे गिर गई। बदहवासी मतलब कि डर की वजह से घबराकर उसके हाथ से छेनी हाथ से ही नीचे गिर गई। वो तो इतना ज़्यादा डर गया और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल जोर जोर से धक 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 करने लगा, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वो बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। अब उसको ये समझ में आ गया, बादशाह उसकी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करा तो उसको समझ में आ गया कि बादशाह गुस्से में नहीं है, तो थोड़ी सी उसकी टेंशन कम हुई। अकबर ने केशव के सामने जो नक्काशी थी वो सीखने की इच्छा प्रकट की कि केशव, मैं भी नक्काशी सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो केशव ने तुरंत छैनी हथौड़ी लाया और बादशाह को उनसे काम कराना सिखाने लगा। तो उनको बादशाह को काम करना सिखाने लगा कि बादशाह देखो, इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनानी है। और बादशाह भी उसके पास ज़मीन पर बैठ गए। केशव ने कोयला लिया, कोयले का एक टुकड़ा उठाया और उनसे बोला कि इसके ऊपर आप एक डिज़ाइन बनाकर दिखाओ। तो वो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने ट्राई करा डिज़ाइन बनाने की, लेकिन
लेकिन उन्होंने जब पत्थर पर छेनी रखी और जब उसे मारा तो इतनी ज़ोर से मारा कि वो पूरा बहुत अंदर तक निशान पड़ गया था। तो इस वजह से क्या था, कटाव बहुत गहरा हो गया था उस कोयले के अंदर। तो केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी, मतलब बादशाह को ये बोला कि ये जो आपने हथौड़ी मारी है ये बहुत ज़ोर से मारी है, इसको आहिस्ते मतलब धीरे धीरे मारना है। इस समय वो बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में जो बैठा व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे इंडिया का, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इस तरीके से, तब वो बादशाह था अकबर, पूरे इंडिया का राजा था वो। तो वो उसके साथ में बैठा है, वो तो ये भूल ही गया था। एक अनाड़ी से जैसे एक अनाड़ी को सिखाते हैं ना हम लोग, एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं, तो वो उसी तरीके से उनको काम सिखा रहा था। और अगर उनसे कोई भी गलती हो रही थी तो वो उस चीज़ पे उनको क्या कर रहा था, उस चीज़ पे उन्हें डांट भी रहा था। इसी के साथ साथ उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था अरे इनको ये भी नहीं आता, उनको ये भी नहीं आता। जैसे हम लोग कोई नया पर्सन होता है ना, जैसे अगर आप देखोगे कि आपकी अगर बहन है और उसको काउंटिंग भी नहीं आती और आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो जब आप उसे काउंटिंग सिखाओगे ना तो आप थोड़ा बहुत उसका मजाक भी उड़ाओगे, अरे तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे इतना भी नहीं पता। तो इस तरीके से केशव को काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बादशाह जो थे वो थोड़ी भी अगर गलती होती थी तो केशव को गुस्सा आ जाता था और उन्हें थोड़ा डांटने लगता था, समझाने लगता था। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। तो उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो उन्होंने ऐसा भी बोला। अब ये कारखाना क्या चीज़ होती है अभी समझेंगे हम लोग। नन्हा केशव कारखाने वाली बात ना समझ सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे एक कारखाना बनवाएंगे। इस कारखाने में जो सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और जो भी सबसे अच्छे फनकार होंगे उनको यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया जाएगा। और ये सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठने लग गया, मतलब केशव का चेहरा चमकने लग गया। उसे लगा अरे वाह मेरे को भी मौका मिलेगा। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि देखो कारखाने के अंदर क्या होता था कि पहले जैसे हमारे घर के अंदर टीवी है, फ़ोन है, तो हम इससे अब एंटरटेन हो जाते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो राजा क्या करते थे, कारखाना खुलवाते थे। उसके अंदर जो भी बहुत टैलेंटेड लोग होते थे, जैसे कोई गाना बहुत अच्छा बनाता है, जैसे केशव था, केशव है ना बहुत अच्छा क्या कर पा रहा था, डिज़ाइन बना पा रहा था पत्थर के ऊपर। तो इन सब लोगों को बुलाते थे राजा और उन कारखानों में रखते थे और बोलते थे कि अब अपना काम दिखाओ। अगर कोई गेस्ट आता था ना बाहर से तो उसको भी दिखाते थे कि ये देखो। तो वो सब लोग एंटरटेन हुआ करते थे इन सब चीज़ों से। अब रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछ बैठा, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी ये सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो वो ऐसा पूछता है कि ये जो सीकरी जगह है यहाँ पर क्यों शहर बनवा रहे हैं बादशाह, आगरा में तो इतने सुंदर सुंदर बादशाह के पास महल है फिर भी। तो पिताजी उसको बताते हैं कि बादशाह की कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई भी बच्चा नहीं था। तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे और उन्होंने उनके आशीर्वाद मांगा कि है ना कि बाबा प्लीज़ हमें आशीर्वाद दो, हमारे बच्चा हो जाए। तो ऐसा ही हुआ और उनके क्या हुआ, बादशाह के 3 संतानें हुई, शहजादा सलीम, दूसरा क्या हुआ मुराद और दैनियाल। तो ये तीन जो थे बच्चे हुए राजा के, जब वो बाबा से क्या मांग के गया था, विश मांग के गया था। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। तो यहाँ पर ज़रूर ये जो हमारे ख्वाजा सलीम चिश्ती जी होंगे यहाँ पर ज़रूर यहीं पर रहते होंगे। कहाँ पर रहते होंगे, सीकरी के अंदर। तो अब राजा ने क्या डिसाइड करा कि ये यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं की वजह से मेरे 3 बच्चे हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अब यहाँ पर मैं शहर बसाऊँगा, बहुत अच्छा महल बनवाऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा। तो उन्होंने ऐसा ही करने का डिसाइड करा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम सलीम भी रख दिया था। तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे ख्वाजा सलीम चिश्ती जी से कि उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया था। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।